ओके जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास के अंदर वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक। और टॉपिक तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन ये है कि उसकी जो सब टॉपिक्स हैं वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग काफी टाइम से हमारा ये टॉपिक चल रहा है, और उसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस आ जाता है, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस आ जाता है। एंड द लास्ट क्लास वाज अबाउट फर्दर एलिमेंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसको कलेक्टिवली अगर हम बात करें ना, तो अब जो जितने भी जो मिनी मिनी टॉपिक्स हैं, ये इनको सबको कलेक्ट करके और पुराने कॉन्सेप्ट भी टेस्ट करेगा, वो ब्रेक इवन भी बार बार आपको नजर आएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को कलेक्टिवली कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, तो ये हमारा अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसके लिए आज हम सबसे पहला पास पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। सो दिस इज चैप्टर नंबर 19 अकॉर्डिंग टू टॉपिकल पास पेपर, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 आज अटेम्प्ट कर रहे हैं। रेपंजल नाम है क्वेश्चन का, नवंबर 2012 का क्वेश्चन है, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 3। काइंडली अपने सामने पास पेपर रख लें सब लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दें इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी इफ देयर इज एनी इशू रिगार्डिंग ऑडियोज और वीडियोज। तो मैं यहाँ पे जरा डिटेल्स भी लिख दूं। टॉपिकल पास पेपर्स, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यस, सब हो गया था, सब हो गया था, सब। कहाँ ध्यान है? हाँ? किधर है ध्यान बेटा आजकल? लेकिन करा दिया था चार, चार बल्कि 3 भी कहाँ थे, 4 करवाया था, 4 के बारे में बताया था। यप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू टॉपिकल पास पेपर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन का नाम है रिपंजल, और दिस इज नवंबर 2012 पेपर 22, अक्टूबर नवंबर 2012 पेपर 22 क्वेश्चन 3। अगर कोई ईयरली पास पेपर में देखना चाहे तो। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, फिर हम बात शुरू करेंगे। जरा सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दें अगर अभी तक किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो। चले, तो क्वेश्चन अब मैं पढ़ रहा हूं। रेपंजल लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ शैम्पू, एलोए, हैजल एंड पीच। ठीक है, 3 तरीके के ये लोग शैम्पू बनाते हैं। Each shampoo uses the same manufacturing process but contains different ingredients. The following data is available for the 6 months ended 31st October 2012. बेटा ये चीज अब हाईलाइट करने वाली है, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर ना ये डेट्स में, मंथ्स में बहुत खेलता है। तो ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, ये कितने महीनों का दिया हुआ है? 6 महीनों का दिया हुआ है, साल का नहीं है ये पूरे, ना 1 महीने का, ये 6 महीने का डाटा है। और कब हो रहे हैं मंथ एंड इसके? 31st October 2012। तो 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं इसके 31st October 2012 पे। अब आपको 6 महीने के अंदर उसने बताया है कि टोटल सेल्स कितनी हुई है। एलोए जो हमारा शैम्पू है, उसमें टोटल 120,000 लीटर हम सेल कर चुके हैं। दिस इज लीटर नॉट डॉलर, ठीक है। और इसी तरह से हैजल के 39,000 लीटर्स हैं, पीच के 60,000 लीटर्स हैं। सेलिंग प्राइस पर लीटर आपको अलग अलग दी हुई है। फिर उसकी डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर एंड आउटपुट पर लेबर आवर, ये भी आपको दिया हुआ है। अच्छा, ये भी आपको दिया हुआ है कि भाई 1 घंटे में कितने लीटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, ये भी आपको बात बताई हुई उसने। नाउ टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 477,750, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 6 महीने की, वर रिकवर्ड एट अ रेट ऑफ $13 पर डायरेक्ट लेबर आवर। यानी यूजुअली जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इसी तरीके से होता है। एक आप लोग OAR निकाल ले तो याद होगा आप लोगों को, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब आप लोगों को सिखाई थी, OAR इतना आपको दिया हुआ है इस वक्त 13 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इस तरीके से ये लोग अपने फिक्स ओवरहेड रेट्स एब्जॉर्ब करते हैं। नो इन्वेंटोरी इज केप्ट एंड ऑल आउटपुट इज सोल्ड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कोई ओपनिंग क्लोजिंग वाली इन्वेंटोरी का चक्कर नहीं है। नाउ सबसे पहला, कैलकुलेट द टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड
फॉर द 6 month एंडेड 31st October 2012। सबसे पहले उसने एक छोटी सी मैथमेटिकल सी कैलकुलेशन आपसे पूछ ली है कि भाई हमें टोटल लेबर आवर्स चाहिए कितने। तो बेटा हर शैम्पू का पहले हम अलग अलग निकालेंगे, फिर एक साथ टोटल कर लेंगे। बड़ा आसान है। आपको इसने हर शैम्पू के टोटल लीटर्स दिए हुए नजर आ रहा है सबको, 120,000, 39,000, 60,000। और नीचे सबसे एंड में टेबल में देखिए क्या दिया हुआ उसने कि 1 घंटे में कितने लीटर प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंपल 120,000 को डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हैजल 39,000 डिवाइड बाय 4 कर दोगे, फिर पीच 60,000 डिवाइड बाय 5 कर दोगे। तो इस तरीके से आपको हर शैम्पू के लेबर आवर्स पता चल जाएंगे। चल स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे हम पहले एलोई के देख लेते हैं। एलोई के अंदर 120,000 लीटर्स प्रोड्यूस हो रहे, 120,000 लीटर्स डिवाइडेड बाय कितने 8, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे आवर्स, कितने आवर्स आ रहे हैं 15,000 लेबर आवर्स। ये 8 कहां से आया नजर आ रहा है ना सबको क्वेश्चन में। फिर दूसरा कौन सा है हमारा हैजल। हैजल के कितने लीटर्स बने भाई 39,000 लीटर्स डिवाइडेड बाय 1 घंटे में 4 लीटर बनते हैं 9,750 लेबर आवर्स। फिर आखिरी है पीच। तो पीच के अंदर टोटल कितने बनते हैं भाई 60,000 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे 12,000 लेबर आवर्स। अब आप टोटल कर ले इसका, टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स बन रहे हैं 30। ये आपका पार्ट ए 2 मार्क का था, सिंपल सी मैथमेटिक्स। Now prepare a statement showing the net profit or loss for each of 3 products and the total profit made for 6 months ended 31st October 2012। 12 मार्क। करना क्या है, कुछ भी तो नहीं दिया इसने, सारी चीजें तो टेबल में दे दी है उसने, यानी कुछ भी तो एक्स्ट्रा करने का क्वेश्चन आपको नहीं बोला इसने। सिंपल सारे सेल्स लीटर को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, सेल्स आ जाएगी। फिर इसी तरीके से जो वेरिएबल कॉस्ट वगैरह दी हुई है उनको मल्टीप्लाई करोगे लीटर से तो उन सबकी टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। कंट्रीब्यूशन निकालोगे, लेस करोगे फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब बहुत ही आसान 12 मार्क्स आपके लिए। तो इसका एक फॉर्मेट मैं जरूर बना देता हूं आप लोगों को, लेकिन करेंगे आप लोग। ये बिल्कुल हलवा पार्ट है, ये कुछ भी तो नहीं करना इसमें यार। तो यहाँ पे हम पार्ट बी स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे, एलोए, हैजल एंड पीच, और आखिरी में टोटल। सही है। इस तरीके से यहाँ पे आपने कॉलम्स बना लिए। खैर पेपर में तो ये कॉलम्स वगैरह दिए हुए होते हैं मन के। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा रेवेन्यू, फिर आप इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, फिर वेरिएबल ओवरहेड, फिर डायरेक्ट लेबर, तो ये तीनों जब आप लेस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अच्छा अब आपकी मर्जी है, पहले आप सारा काम पर यूनिट में कर ले, फिर लीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सही है। पहले ही आप सबको यूनिट से मल्टीप्लाई करके सारी चीजें टोटल में ले जाए तो भी सही है, मर्जी आपकी, ठीक है ना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले सारा काम पर यूनिट में करें, क्योंकि इससे जरा टाइम बचेगा आपका। पहले सारा काम पर यूनिट में करें, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए आपके पास एक बार, फिर आप इसको लीटर्स, टोटल जो लीटर्स है ना, तो इससे आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ना,
फिर ये वर्ड चेंज कर देंगे हम, सही बोल रहे हो, फिर इसको सेलिंग प्राइस कर देते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर्स से, तो क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, और फिर इसमें से लेस कर दोगे तो आ जाएगा, चलो चलो शाबाश निकालो, सारी वैल्यूज दी हुई हैं आपको ऑलरेडी। यस, हम्म, ये तो आपने डायरेक्ट टोटल कर लिया ना। अब आपने फिर आपको हर चीज अब टोटल में करनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार ये टोटल कर लिया ना, अब आपको हर मटेरियल को भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सिर्फ वो लिख देते ना, तो अब आपको फिर हर चीज यूनिट में ही लिखनी थी, तो कौन से करते, और फिर एंड में जाके क्या करते, लीटर से मल्टीप्लाई करते। हाँ बेटा करनी होगी, वर्किंग के लिए अलग से स्पेस दी भी होती है, और अगर नहीं भी दी हुई होगी तो एक्स्ट्रा कहीं भी आपके पास स्पेस आपको नजर आएगी, आप वहां पे वर्किंग टैग लगा के कर सकते हैं शो। यूजुअली सवाल के जो क्वेश्चन पेपर का एंड होता है, उधर ब्लैंक पेजेस दिए हुए होते हैं, 2 से 3, तो वो ब्लैंक पेजेस का यही रीजन होता है कि आप वहां पे जाके अपनी वर्किंग शो करो। एएस में तो शीट्स मिलती है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, ये सारी वेरिएबल है। बस ये तो हेडिंग है। हाँ देखो मैंने अंडरलाइन किया। जी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा साथ साथ करते रहो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछते भी रहो, साथ साथ करते रहो ताकि आंसर सबके टैली हो। जब एलओए की सेलिंग प्राइस कितनी है, रेट मटेरियल 2 पॉइंट, वेरिएबल ओवरहेड, लेकिन डायरेक्ट लेबर का रेट दिया हुआ है, ऐसे ही है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, पर आर दिया हुआ है। हर चीज आप पर लीटर कर रहे हो, डायरेक्ट लेबर पर आर दिया हुआ है। अब 1 घंटे में कितने यूनिट बन रहे हैं, 8, तो आप 3.2 को डिवाइड करोगे पहले 8 से, तो आपके पास पर लीटर का रेट आएगा ना। यहाँ पे आप सारा काम पर लीटर कर रहे हो, फिर इसको भी पर लीटर में कन्वर्ट करो ना। 0.4 कैसे आया 0.4, वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो 3.2 है ये पर आवर है, यानी 1 घंटे का मैं इतना पैसा देता हूँ लेबर को। अब 1 घंटे में मेरा लेबर कितने बना के दे रहा है, 8 लीटर बना के दे रहा है, तो 3.2 को पहले मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 1 लीटर की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्योंकि सारा काम पर लीटर कर रहे हैं ना शुरू से लेकर अभी तक, तो इधर भी पर लीटर करेंगे। अब आप इनमें से सारी वैल्यूज माइनस करें। यस, ये सब माइनस करें तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। बताएं कितना आ रहा है, 1 घंटे में 8 लीटर बन रहे हैं ना बेटा। वो जो 3.2 है वो तो पर आर का रेट है ना, पर यूनिट का रेट थोड़ी है। 3.1, अब कितने लीटर सेल कर रहा है ये, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 370। समझे, अब सबका इस तरह से निकाल के उधर हम कर देंगे टोटल, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा।
हाँ, फिक्स कॉस्ट तो देखो, फिक्स कॉस्ट वैसे तो आपको दी हुई है पूरे उसकी, पूरी फैक्ट्री की दी हुई है ना। तो वो जो फिक्स कॉस्ट है वैसे तो वो टोटल कॉलम की है, लेकिन अगर आप गौर दो तो उसने आपसे एक बात की है फिक्स कॉस्ट के बारे में कि ये डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से करता है एब्जॉर्ब। नजर आ रही है कितनी करता है ये? 13। और कितने लेबर आवर्स यूज होते हैं? तो 13 मल्टीप्लाई बाय 15,000 करोगे तो क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी एलओए की। फिर इसी तरीके से 13 मल्टीप्लाई बाय 9750 करोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी इस तरह से। हाँ, फिक्स ओवरहेड, बस ये फिक्स कॉस्ट की जगह आप फिक्स ओवरहेड लिख दो, एक ही बात है। 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि 3.2 जो है ये पर आर है, हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पर लीटर निकालना चाहिए, यूनिट मतलब लीटर। अब आपके 1 घंटे में लेबर 8 लीटर बना रहा है, तो 1 लीटर की कॉस्ट तो 3.2 नहीं है ना। 1 लीटर की कॉस्ट कैसे निकलेगी? 3.2 को 8 से डिवाइड करके। इसी तरीके से दूसरे के लिए वैसे ही करोगे आप। पूरा कर ही देते हैं, चलो एक एलओए को। तो भाई एलओए के लिए उसने कहा है, उसने एलओए के लिए क्या सबके लिए कहा है कि ये लोग फिक्स ओवरहेड्स को कैसे करते हैं? $13 पर लेबर आवर। तो एलओए के लेबर आवर्स आपने अभी अभी निकाले कितने? 15,000। तो फिक्स कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, एलओए के लिए सिर्फ एलओए का करके दिखा रहा हूँ। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना बन जाएगा ये? समझ रहा है? 1, इसमें से ये माइनस कर दो, ये मैं बताता हूँ। क्या? वो तो टोटल है ना, इधर इसने पर यूनिट मांगा। ये कितना है? 177। अब सुनो ये क्या किया है मैंने, 15,000 घंटे। ये तो ऊपर अभी हमने निकाल ही लिया था पार्ट ए में। यहाँ पे आपको सवाल में लिखा हुआ है कि ये लोग फिक्स ओवरहेड जो एब्जॉर्ब कराते हैं ये डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर करा देते हैं। किस रेट के हिसाब से? $13 के हिसाब से। यानी इन्होंने एक ओआर बना लिया है अपना, ओवरहेड एब्जॉर्ब कराने के लिए एक तरीका बना लिया है कि हर प्रोडक्ट को इस तरीके से ये लोग फिक्स्ड ओवरहेड बांटते हैं। तो $13 का जो रेट है ये तो फिक्स है। अब जिस जिस प्रोडक्ट के जितने जितने आर्ट है उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी इस तरह से। सवाल में दिया। हम्म रिक्वायर्ड से ऊपर है बेटा, रिक्वायर्ड से ऊपर है। देखो टेबल के बिल्कुल नीचे, देखो टेबल के बिल्कुल नीचे वाली लाइन पढ़ो। 15,000 यहाँ से कनेक्टेड है पूरा सवाल। अब इसी तरीके से आप बाकी प्रोडक्ट्स का निकाल लें। आ सकता है।
लॉस हो गया ना, इसका मतलब ऐसे ही हम सबका अलग अलग प्रॉफिट भी दिखा। अलग अलग भी दिखाना, क्योंकि उसने क्लियरली इस बार बोला है फॉर ईच। देखो, ऐसे भी दिखाना है टोटल भी। यप, हाँ देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट वाला पॉइंट वापस से समझा देता हूँ बेटा। फिक्स कॉस्ट वाले पॉइंट के अंदर उसने सवाल में बोला हुआ है कि ये लोगों का फिक्स्ड ओवरहेड का रेट फिक्स है। हर प्रोडक्ट के अंदर ये लोग $13 पर डायरेक्ट लेबर आवर चार्ज करते हैं। अब $13 ये आपको सवाल में दिया हुआ है। अब आपको हर प्रोडक्ट के लेबर आवर्स चाहिए, तो लेबर आवर्स आपने अभी भी निकाले हैं हर प्रोडक्ट। सिंपल, हर प्रोडक्ट के लेबर आवर्स को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सबकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने सिर्फ एक ही करके दिखाई है, बाकी आपकी दूसरों की भी इसी तरीके से आ जाएगी। चले भाई, बाकी आप मुझे वैल्यू बताते हैं। हैजल का कितना है? 14। फिर इसका ये, ठीक है, 2.2, फिर 0.22, ये कितना आ गया फिर? 3.2, और इसमें यूनिट्स बन रहे थे 39,000। कितना आ गया? 124800। और फिर इसी तरीके से अब आप 9750 को मल्टीप्लाई कर दोगे 13 से, कितना आ जाएगा? 0.8 है। सही है, ये सही है, ठीक है। 126। अब लॉस हो रहा है इस प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, बिल्कुल। चलो अब आओ पीच पे। तो पीच की सेलिंग प्राइस कितनी है? $10। ये कितनी है? ये ये 0.62। ये सब माइनस करो, कितना? $3। सिर्फ 3। और आपके यूनिट्स कितने बन रहे हैं? 60,000। ये हो जाएगा 81। 156 फिक्स कॉस्ट। अब सिंपल ये टोटल से जितने ये जो ये 3 चीज है ना, इसका टोटल कर दीजिए। इन सब का टोटल कितना बन रहा है? इन सब का टोटल कितना बन रहा है? अच्छा, एक और 7। 199। ये आपका पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 12 मार्क का था, काफी डिटेल्ड था। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज को ब्रैकेट में शो किया जाता है अकाउंट से। तो भाई ये आपका पार्ट बी डन। ना अब हम मूव कर रहे हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, क्योंकि देखो अभी तक तो कोई डिसीजन मेकिंग तो इसने करवाई नहीं है। कोई आपसे कोई चीज चेंज करके बोल पूछा ही कहा है उसने अभी कुछ, तो सीधा डेटा दिया उसको, आपने सिंपल प्रेजेंटेशन टेबल के अंदर डाला, आंसर आ गया। काम तो अब करवाएगा वो आपसे। पार्ट सी, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मेड पर डायरेक्ट लेबर आर फॉर ईच प्रोडक्ट। यानी वही कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं निकालते थे हम, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास सबके हैं 3.1, 3.2 और ऐसा ही है। अब आप सिंपल उनके आवर्स से डिवाइड कर दो। आप सबसे पहले 3.1 जो है उसको पर लेबर आवर ना, पर डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड कैसे करोगे?
कि कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 120,000 यूनिट्स बन रहे हैं कितने लेबर आवर्स में? एक 0.4 वेट, ये कैलकुलेटर देखो, नहीं ये है मेरे पास। पर डायरेक्ट लेबर आवर पूछ रहा है ना वो। एक इन्हें निकालो पे डायरेक्ट 0.4 0.4 तो बेटा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना, ये डायरेक्ट लेबर आर पूछ रहा है। 8 यूनिट बन रहे हैं ना 1 लीटर में, सॉरी 1 घंटे में 8 बन रहे हैं ना, 1/8 करेंगे ना 0.125, यानी 1 यूनिट 0.125 आवर्स में बन रहा है। मैथमेटिक्स है इसके अंदर थोड़ी सी। कंट्रीब्यूशन मेड पर डायरेक्ट लेबर आर ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सुकून से करते हैं आराम से उसको। पार्ट सी, यहाँ पे आएगी आपको सर उजैर की याद, मैथमेटिक्स पढ़ी है ना उनसे आपने। चले अब देखें भाई, यहाँ पे पार्ट सी में उसने आपसे पूछा है कि भाई तीनों प्रोडक्ट्स, पहला कौन है? एलोए है, फिर हेजल और फिर पीच। सबसे पहले इन सब के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? अरे हम इतना काम क्यों कर रहे हैं? वैसे हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन है ना, सबका टोटल है ना, और टोटल आवर्स भी हैं। पर यूनिट में जाने की फिर जरूरत क्या है? फिर तो टोटल से काम हो जाएगा आराम से, छोटा शॉर्टकट मारते हैं, क्यों इतना लंबा काम करें हम। टोटल कंट्रीब्यूशन बताएं सबका मुझे, टोटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन मैं पर यूनिट का भी बता दूंगा, सही है ना, ताकि कभी पर यूनिट पे आ जाए तो क्या होगा। लेकिन अभी जो तरीका है होना चाहिए वही है। टोटल कंट्रीब्यूशन इन सबका कितना आ रहा है? एक का 372,000, एक का 124,800 और पीच का 180,000। अच्छा अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पार्ट ए में सबके लेबर आवर्स भी निकाले थे। टोटल लेबर आवर्स कितने थे? 15,000, 9,750, 12,000, ऐसे ही भाई। तो जब हमारे पास दोनों ही टोटल टोटल है, सिंपल डिवाइड करो, मिल गया हमें आंसर। क्या मिलेगा ये हमें? कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आर। लेकिन मैं आपको पर यूनिट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर काम आएगा। चलो करो डिवाइड। क्या बन रहा है? 24.8 12.8 सही है। वैसे तो यहाँ पे ये इसलिए हो गया क्योंकि हर चीज हमारे पास टोटल में मौजूद थी। इन केस टोटल में नहीं होती मौजूद सपोज, तो फिर इसका दूसरा तरीका क्या होगा वो देख लीजिए। करना यही है लेकिन दूसरा तरीका भी सीख लीजिए। और सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जो कि कितना आ रहा था? 3.1, 3.2 और 3. बस 3, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे चाहिए होता लेबर आर पर यूनिट, लेबर आर पर यूनिट। अब लेबर आर पर यूनिट कैसे निकलता? सवाल में आपको उसने क्लियरली बताया हुआ है कि जो आपका ये जो एलओए है, 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 8 बनते हैं। तो अगर मुझे मालूम करना है कि 1 यूनिट कितने घंटे में बनता है, तो सिंपल मैं 8 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 1 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 8 से। 1/8, 1/8 करके मुझे पता चल जाएगा कि 1 यूनिट कितने घंटे में बनता है। ये डायरेक्ट लेबर आ जाएगा मेरे पास 1 यूनिट का। तो कितना बनता है जरा बताइए 1/8 करके?
0.125 बनता है, 0.125। फिर इसी तरीके से दूसरे के साथ भी कीजिए। दूसरे में कितने, 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 1/4 कीजिए, 0.25। और आखिरी वाले में कितने यूनिट बनते हैं? 5। तो 1/5, 0 पॉइंट। अब सिंपल इन तीनों को डिवाइड करके बताएं क्या आ रहा है। हाँ, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, आंसर यही आएंगे सारे। 24.8, 12.8 और कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर जो पूछा है उसने। तो पर यूनिट के तरीके से भी करके दिखा दिया, टोटल के करके ही। लेकिन इस सवाल में टोटल के थ्रू ही करना चाहिए था, क्योंकि टोटल चीजें हमें गिवन थी ऑलरेडी, ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आगे जाके ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे टोटल ला दिया वो, तो फिर आप इस तरह से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वो कॉस्ट थी, हाँ, एक यूनिट पे, एक यूनिट पे, यूनिट यानी यूनिट और लीटर ना। अब यूनिट केजी भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। यूनिट इज अ जनरल वर्ड ना। क्या रेट पर आवर दिया हुआ है ना, हमें यहाँ पे चाहिए डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट में कितने, 1 घंटे में कितने यूनिट बन रहे हैं, फर्क है। वो आपको 1 घंटे का रेट दिया हुआ है कि हम लेबर को इतने पैसे देते हैं 1 घंटे का। यहाँ पे हमें चाहिए कि 1 घंटे में यूनिट बन कितने में, एक यूनिट कितने घंटे में बन रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिट 0.125 में बन रहा है, 0.25 में बन रहा है, 0.2 में बन रहा है। यहाँ पे एक यूनिट की बात हो रही थी। चले, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, अगेन थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल्स टेस्ट की थी इधर, ये भी हो गया भाई। अब है असली जो डिसीजन मेकिंग इसे बोलते हैं ना, डिसीजन मेकिंग तो अब शुरू होगी। वो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द डायरेक्टर सजेस्ट दैट प्रोडक्शन ऑफ द हेजल शैम्पू शुड बी स्टॉप्ड एंड रिसोर्सेज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एलोए एंड पीच। यानी उनके नजदीक हेजल फजूल है, हेजल को स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि लॉस में है। लास्ट क्लास में सिखाया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर लॉस और प्रॉफिट नहीं देखा जाता, कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। तो भाई इस हिसाब से तो कंट्रीब्यूशन तो अभी भी क्या है, इसका पॉजिटिव है। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले लोग बोलेंगे ये चलते रहना चाहिए। ये भाई साहब डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं, बंद करो इसको। चले भाई, मान लेते हैं इनकी थोड़ी सी। तो अब क्या वो बोल रहे हैं आगे कि इफ दिस डिसीजन इंप्लीमेंटेड, अगर हम मान लेते हैं इस डायरेक्टर की बातों में आ जाते हैं, तो सेल्स ऑफ एलोए एंड पीच शैम्पूज आर फोरकास्ट टू इंक्रीज बाय 10-10%। एलोए और पीच की सेल्स 10-10% से बढ़ जाएंगी। जो अभी 129,000 और 60,000 है, ये 10-10% से और बढ़ जाएंगी। देयर विल बी नो इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वही रहेगी। द रेट फॉर वेरिएबल कॉस्ट वही रहेंगे। हायर मार्केटिंग कॉस्ट विल इंक्रीज द टोटल फिक्स कॉस्ट टू 550,000। यानी मजीद फिक्स कॉस्ट जितनी है इस वक्त 477 जितनी भी है, उसमें 550,000 और इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो कॉलम है, ये पूरा हेजल का कॉलम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये सही ऐसे ही है भाई। तो अब वो आपसे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द एलोए एंड पीच शैम्पूज एंड द टोटल एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द 6 months एंडिंग 30th April 2013। अब नीचे जो लिखा हुआ है, वो जो आप बोले थे ना रिक्वायरमेंट के नीचे लिखा, यूजिंग द ओवरहेड रिकवरी रेट ऑफ $13 पर डायरेक्ट लेबर आर क्लियरली शो एनी फिक्स्ड ओवरहेड ओवर और अंडर एब्जॉर्ब। तो ओवर और अंडर एब्जॉर्ब वाला सीन तो अब होगा ही ना, क्योंकि एक पूरा प्रोडक्ट आप हटा रहे हो। तो अब जो प्रोडक्ट हमारी रिकवरी में हेल्प कर रहा था, वो तो नहीं होगी रिकवरी के अंदर हेल्प। इस वजह से अब इन दोनों के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के अंदर हमें यह भी शो करना पड़ेगा कि किस बिजनेस को ज्यादा ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं और किस प्रोडक्ट को कम ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं। ये भी हम देखते हैं करके। बिल्कुल, अंडर और ओवर का कॉन्सेप्ट भी जरा हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा। तो ये इधर ही रखते हैं एज इट इज, ताकि मैं कंपेयर करने में मुझे आसानी हो। ये कर चुके हैं आप सब लोग, ये वाला एरिया में बैठा रहा हूं। इधर हम करेंगे पार्ट बी।
चले जी, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम बनेंगे, एलोए, पीच और आखिरी टूट। अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी नहीं बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं बढ़ रही है, डायरेक्ट क्या बढ़ रहा है, लीटर्स। तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से शुरू करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एलोए का कितना था, 3.1, और पीच का कितना था, 3, ठीक है, टोटल में अभी डैश। अब यहां पे आएंगे टोटल लीटर्स, जो कि वो बोल रहा है 10% से बढ़ जाएंगे, तो 120,000 में 12,000 और ऐड हो जाएगा, 132,000 हो जाएगा, और 60,000 में 6,000 और ऐड हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा। तो अब जरा मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा दोनों का, बताएं भाई। 409 200 और यहाँ पे 198,000, और दोनों मिला के कितना हो गया, 60721। 10% बढ़ाने की बात की। यस, सही। अब यहां से हम करेंगे लेस फिक्स कॉस्ट। अब भाई जाहिर सी बात है, लीटर ज्यादा बने हैं तो आर्स भी ज्यादा यूज हुए होंगे, पिछले जितने आर्स तो नहीं यूज हुए होंगे ना। तो अब यहाँ पे आपको वापस से आर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आर्स कैसे कैलकुलेट अब करेंगे कि भाई अभी भी 1 घंटे में बन तो 8 ही रहे ना, कैलकुलेटर अभी भी 1 घंटे में 8 ही बन रहे हैं ना। तो हमारे यूनिट्स कितने हो गए, 132,000। 132,000 को अब हम करेंगे डिवाइडेड बाय 8, तो ये बन जाएंगे 16,500। कितने बन जाएंगे, 16,500 घंटे बन जाएंगे। तो 16,500 घंटों के हिसाब से हम फिक्स कॉस्ट चार्ज करेंगे ना। 16,500 मल्टीप्लाई बाय $13, ये बन गया एलोए का। और पीच का क्या बनेगा, पीच का 66,000, और एक घंटे में कितने यूनिट बनाता था वो, 5, 13,200 मल्टीप्लाई बाय $13। तो कोई पुराने आवर्स ना ले ले, पुराने आवर्स किसी ने ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पुराने आवर्स तो उतने यूनिट्स बना रहे थे ना, 1,20,000 और 60,000। तो आपके जब यूनिट्स बन रहे हैं ज्यादा, तो फिर आवर्स भी ज्यादा बनेंगे। अब इस हिसाब से क्या आ रही है, 16,500 मल्टीप्लाई बाय 13, ये बनेगा 214,500, और ये कितना बनेगा 13,200 मल्टीप्लाई बाय 13, 171,600, ऐसा ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को जब लेस करूंगा मैं इसमें से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 409,200 माइनस 214,500, 194,700, और यहाँ पे आएगा 171,98,000 माइनस 171,626,400। लेकिन अब जरा रुको, अभी तो रुको, अभी तो गेम तो ये तो अभी तो सिर्फ इंडिविजुअल करके देखा है। बात यहाँ पे जरा टोटल की भी तो कर ले, कि चले भाई ठीक है इंडिविजुअली तो आपने ये सब करके दिखा दिया, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट क्या इतनी, और इसमें मिला के टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी इतनी है क्या, 214,500 प्लस 171,600, ये तो बनता है 386,100 सिर्फ। आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट पहले से कितनी थी, 477,750, जो कि अब ये बढ़ के कितनी हो गई है, यानी 5,50,000। चलो उसको तो भूल जाओ, अब हो गई आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, 5,50,000, और अभी आपकी मिला के कितनी बन रही है, 386,100। तो 5,50,000
में से 386 100 अगर मैं माइनस करता हूं तो 163 900 अभी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बाकी है। ये भी कंपनी को ही उठानी है ना, कंपनी को ही उठानी पड़ेगी ना। टोटल फिक्स कॉस्ट कंप्लीटली कवर नहीं हुई है। दैट मीन्स हमने अंडर एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि हमने जो बीच का कॉलम था कौन सा, हैजल को हमने कर दिया है कट। तो अब ये जो बोझ है 163 900 का, वो पूरा का पूरा बोझ उठाना पड़ेगा इन दोनों प्रोडक्ट्स को। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से करके बताऊं, ये दोनों मिला के कितने बन रहे थे, 386 100। तो अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 607 माइनस 386, ये बनता है 221 100। लेकिन अब हम यहां पे से लेस करके दिखाएंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन कितने की हुई है, 5,50,000 का खर्चा है। उसने अलग से रिक्वायरमेंट मांगी इसलिए करके दिखा, ऐसा जरूरत नहीं, सही बोल रहे। 5,50,000 में से माइनस करेंगे हम 386 100, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा हमारे पास 163, and under absorption is an expense you all know, 163 900 ये जाएंगे जेब से हमारे। और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का, टोटल प्रॉफिट जो बनेगा वो बनेगा 221,100 माइनस दिस 57। हो जाओ खुश, पहले कितना हो रहा था, आ गई समझ में। पहले जो हेजल था वो 124,800 का एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा था, यानी इतनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में हेल्प कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी इस एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग सही बोलता था। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता था कि कंट्रीब्यूशन जब तक पॉजिटिव आता रहे बच्चे को चलाते रहो, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पे आपने उसको बंद कर दिया। तो आपने उसको बंद तो कर दिया, अब हेजल के जाने से उसका कंट्रीब्यूशन भी चला गया। उस कंट्रीब्यूशन के जाने की वजह से पहले जो था प्रॉफिट उतना था, लेकिन अब क्योंकि वो हेजल चला गया, अब आपका प्रॉफिट यहां पे आ गया। किसकी, हेजल की फिक्स कॉस्ट तो अब इसने इन्होंने उठाई है, इनको उठानी पड़ी ना, वो आ गई ना, इसके अंदर इंक्लूडेड है वो, जो एडिशनल इनको अब बेयर करनी पड़ रही है, क्योंकि अब हेजल तो है ही नहीं, तो अब खुद ही उठाएंगे लोग सारी वैल्यूज। इसलिए कहते हैं कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा अच्छी डिसीजन मेकिंग करवाता है। कॉपी कर लें। फिर आगे एक थ्योरी है, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन इन B&D अबव, एडवाइस। भाई आप एडवाइस सिंपल सीधा सीधा करोगे कि भाई आप कंटिन्यू करें तीनों को, जब तक हेजल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है आपको हेजल को स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे सामने ही आप कंपेयर कर लीजिएगा हेजल को कंटिन्यू करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और हेजल को स्टॉप करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो क्लियर एडवाइस आपकी सामने आ जाएगी कि यस हमें हेजल को कंटिन्यू करना चाहिए। पॉइंट्स नहीं होंगे, बातें आपने सिंपल क्या कवर करनी है। इन माय ओपिनियन वी वुड एडवाइज द डायरेक्टर्स टू कंटिन्यू हेजल। The reason behind this is that Hazel is contributing a positive contribution, is generating a positive contribution of 124,800. And when we continue the Hazel production, it was generating a total profit of, but if the directors are stopping the Hazel production, now the profits are 57,200. Difference करके आप बता दोगे। So on the basis of financial grounds, we would recommend to continue Hazel. नॉन फाइनेंशियल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 मार्क का है ना। हाँ 7-8 मार्क का होता तो फिर आप सोचते, फिर आप और क्या लिखते पता है, फिर आप ये लिखते हैं कि Hazel को कंटिन्यू करने से एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा बाकी 2 टीम्स। भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल पीच का मैनेजर हूं,
ये अगर फॉर एग्जांपल एलओए का मैनेजर है, हम दोनों प्रॉफिट करके किस बात का सवाब कमा रहे हैं? फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई जब लॉस में भी चलाती है ये कंपनी तो हमें भी यार प्रॉफिट करने की क्या जरूरत है, हम भी चलाते लॉस में, हम क्यों एफर्ट कर रहे हैं इतनी? इंटरनली टीम मैनेजर्स में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आ जाते हैं, डीमोटिवेशन आ जाती है आपके एम्प्लॉइज में कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे ही चला रही है लॉस के अंदर भी। ये इसका नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए हैजल, जो कि इस वक्त आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है जी, चलें आज यहीं तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।